सो सर जैसे यू वर द स्टूडेंट ऑफ द एलएलबी, फिर आपकी कैसे स्टार्टिंग हुई, मतलब मूवीज में आपका कैसे इंटरेस्ट एकदम स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक आप लीगल फर्म में काम कर रहे थे। ये कास्टिंग बे तो उनके जो संस्थापक हैं अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा, वो हम लोग कॉलेज से हमारी आपस में वाकफियत और परिचय है। अभिषेक बैनर्जी, हथौड़ा सिंह पाताल लोक से जी। सो सर आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? जैसे कि मैनिफेस्टेशन आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक है जो हाईली डिमांड में है, लाइक बॉलीवुड एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इवन कि देखिए मैं सोच रहा हूँ, मैं उस चीज़ को कर रहा हूँ और वो चीज़ होने लगती है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हॉलो लाइन ऑफ थॉट है, क्योंकि जो चीज़ आपके सामने नहीं है। सर आपने अभी तक इतनी सारी मूवीज में काम किया है, नो वन किल्ड जेसिका, तलवार, फुकरे 2, इवन द फैमिली मैन। अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ, अभी तक आपने जो काम किया? और डायरेक्टर्स मुझे विजनरीज मिले, जिनकी सोच थी, जो भविष्य देख सकते थे, जिनमें एक विजन था, वो चाहते थे। बिकॉज यू नो सिनेमा एसेंशियली इज अ डायरेक्टर्स मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग, इट इज नॉट एन एक्टर्स मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग। मनोज तिवारी सर के साथ काम किया था दी फैमिली मैन में, मनोज वाजपेयी सर। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? मुझे बहुत डिलीजेंट आदमी लगे। वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और उस पर उनका पूरा ध्यान था। और मेरे ख्याल डायरेक्टर सर जो थे राजन डीके सर, वो उनसे कुछ बात कर रहे थे, तो वो बात भी उसी ध्यान से सुन रहे थे जितने बात से वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। तो कैसे कास्टिंग एजेंसी सिलेक्शन करती है फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी मूवीज? और एक ऐड के लिए इतने सारे ऑडिशन हो रहे हैं, 300-350, तो मूवीज के लिए तो कितने ही होंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट रियल टॉक विद आकाश। आज हमारे साथ है एक ऐसे सेलिब्रिटी, एक ऐसे इंडियन एक्टर जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है, जिन्होंने तलवार, जिनकी स्टार्टिंग मूवीज़ की हुई नो वन किल्ड जेसिका, जिन्होंने मूवीज़ में काम किया, फुकरे 2, द फैमिली मैन, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। तो आज वो हमारे साथ है, जिनके साथ आज हम काफ़ी सारी बातें करने जा रहे हैं, जिनका नाम है मनील मयंक मिश्रा जी। सो वेलकम सर टू आवर पॉडकास्ट। और कैसे हो सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, ऊपर वाले की दुआ है, आपकी मोहब्बत है। सर आप एक्टर हो, स्क्रीन मेंटोर हो, राइटर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, सर पोइट भी हो, इवन इवन सर आप एडवोकेट भी हो। सर ऐसा कोई एरिया जो अभी तक आपने स्किप किया है? देखिए मैं बता दूं कि ये सवाल जो है, ये मेरे लिए भी उतना डिफ़िकल्ट और असहज है जितना आपके लिए, क्योंकि जो लोग मुझे ज़िंदगी में आज तक नहीं समझ पाए, उनमें मैं भी शामिल हूँ। जी। तो I, you know, if you really ask me what is the reason behind all these things, if you that is something which you want to know, then I think it's all an extension of a beautiful mind. यानी आप एक सोच से पैदा हुए, उस सोच को आपने जारी रखा, उसको दर्शाने के, दिखाने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, तरीके हैं। अगर एक पेंटर है और वो पूरी ज़िंदगी पेंटिंग करता रहता है और अच्छा पेंटर बनता है, तो ज़ाहिर बात है उसका दुनिया में एज अ पेंटर बहुत, आई मीन ही विल गेन अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स। बट लेट्स से एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ही decides to do something else. So the craft of painting would definitely reflect in that particular new vocation he has entered into. अगर वो घर भी बनाता है, आर्किटेक्ट है, तो वो खूबसूरती उसमें भी झलकेगी, क्योंकि सोच जो है वो पेंटर वाली जी, माइंडसेट। तो आपने कहा शायरी की बात की, आपने एक्टिंग के हवाले से मेरा तारुफ कराया, आपने ये भी कहा कि आप लिखते भी हैं। तो मैं आपको इतना अपने ज़ाती तजुर्बे से बता सकता हूँ कि मुझे कभी किसी चीज़ को करने में कुछ नया नहीं करना पड़ा। मुझे लगा ये वही है जो मैं कर रहा हूँ, बट इसको दर्शाने का, इसको एग्जिबिट करने का या इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। और देखेंगे कि अगर अगर कभी मौका लगे, आप लोग तो व्यस्त लोग हैं, खाली तो हम कलाकार हैं। अरे नहीं सर। तो मजाक कर रहा हूँ। तो अगर कभी आपको मौका लगे तो आप कभी मेरा लिखा हुआ कुछ पढ़िएगा, आप कभी लिखे हुए मेरे नाटक पढ़िएगा, शॉर्ट फिल्म्स पढ़िएगा, या मेरा काम करने का तरीका देखिएगा कैमरे पे, आपको बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिखाई देगी, बिकॉज दे आर इमिनेटिंग फ्रॉम वन पर्सन एंड दैट इज मनील मयंक मिश्रा। तो ये चीज़ है। जहाँ तक लॉ की बात है, मैं कानून की पढ़ाई इसलिए की क्योंकि मैं करना चाहता था, और तब मेरे दिलो जहन में, दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगा। हाँ, ये चीज़ थी कि ये फील्ड अच्छी है और ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐसा है जहाँ मैं खुद को भूल पाता हूँ। मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं जो मुझे खुद को भुलाने में सहायक होती है, मददगार होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई प्रोफेशन हो। एक ये चीज़ थी। तो लॉ करते करते कुछ ऐसे समीकरण बने, सर्टन इक्वेशंस वेंट इनटू अ फेवर द फोर्सेस ऑफ मदर नेचर। आई एम वेरी थैंकफुल कि हम लोग जो थे वो इस लाइन ऑफ वर्क में फिर फुल टाइम है। डिस्पाइट द फैक्ट आई वाज वर्किंग इन अ प्रॉपर लीगल फर्म,
और वहाँ पे काम करते करते कुछ ऐसे समीकरण इक्वेशंस बने कि हम लोग इस फील्ड में दोबारा आए। तो ये सब है। सर आपने लीगल फर्म में कहाँ पे काम किया था, लाइक मुंबई ये या फिर नहीं दिल्ली? पार्टली आई वर्कड इन एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर। गुरुग्राम जी। सो सर जैसे यू वर द स्टूडेंट ऑफ द एलएलबी, फिर आपकी कैसे स्टार्टिंग हुई, मतलब मूवीज में आपका कैसे इंटरेस्ट एकदम स्टार्ट हुआ? क्योंकि एक आप लीगल फर्म में काम कर रहे थे, फिर एकदम आपने यू आर मूविंग टू द No, एक्टिंग so I did करियर। not move from one place to another. It was probably, I would not even call that as a transition. It was a very porous, I'd say, exchange of my being from this point to that point. कोई difficulty नहीं, उसका कारण मैं बता देता हूँ. The college I come from, where I did my grads in Pol Science Honors, is a very, very popular college amongst the people or in our Hindi film industry. I come from Kirodimal College. ओके। तो उसमें हमारे और हमारा जो थिएटर सोसाइटी है प्लेयर्स, विच हैज़ अ वेरी गुड क्रेडिबिलिटी इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो और जाहिर बात है कि क्योंकि मैं खुद डिबेटिंग सोसाइटी का मेंबर था, बहुत सारे थिएटर के दोस्त थे, शोज़ का हिस्सा भी रहे, लेकिन एक्टिव थिएटर मैंने कॉलेज टाइम में कभी परसू नहीं किया। उसके कई कारण थे, पढ़ाई थी और डिबेट्स का एसेंशियली हिस्सा थे, डिबेटिंग सोसाइटी का, एंड आई इवन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेटिंग सोसाइटी में फाइनल ईयर। तो वो मसरूफियात चलते रहे, लेकिन ये ज़रूर था कि यार ये चीज़ है जो अच्छी लगती है, ये करनी है, ऐसा था दिल में। कुछ एग्ज़ाम्स दिए तो जो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड थे, एनएसडी में भर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास प्रोडक्शंस नहीं थे, मैं फॉर्म भरने के लिए उस वक्त एलिजिबल नहीं था। एफटीआई में मुझे बताया किसी ने कि तुम्हारा रिटन बहुत अच्छा हुआ है। हाँ जी। इंटरव्यू में शायद मेरे अंदर जो हमारे सम्माननीय जज थे उनको मेरे अंदर नहीं लगा, तो एफटीआई एनएसडी के बाद फिर मैंने कभी किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट या कभी किसी और ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कभी नहीं सोचा। आई ईदर वांटेड टू गो टू एनएसडी और आई वाज वांटिंग टू गेट इनटू एफटीआई। तो जब दोनों ही नहीं हुए तो मैंने कहा फिर दुनिया बराबर है, जो कर रहे हो करते रहो। तो और उसके साथ साथ मेरा लॉ में रुझान था, तो मैं लॉ के एग्जाम्स के लिए बैठा एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट अ गुड रैंक एंड आई इवन बैग्ड द हॉस्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ माई रैंक। तो ये था कि चलो ये कर रहे थे, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी ऊपर वाले ने दी है, और आप जो है लॉ में एंटर करिए। फिर उस दौरान एंड बाय दैट टाइम ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई ग्रेजुएशन, इन द सेंस ऑल माई ग्रेड्स फ्रेंड्स हु एक्टिवली वर अ पार्ट ऑफ थिएटर सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, हैड मूव टू बॉम्बे। तो वो बॉम्बे जाके अपना फिर, क्योंकि उनके सबके ग्रेजुएशन वगैरह उनका सारा जो सब कुछ खत्म हो चुका था, तो वहाँ काम करना उन्होंने, कोई एडी हो गया था, कोई अच्छे ऑडिशंस दे रहा था, कोई फिल्मों में अपीयरेंस उनकी शुरू हो चुकी थी। तो कुछ लोग सिनेमेटोग्राफी में चले गए, कुछ लेखन में थे, सो दे स्टार्टेड राइटिंग फॉर फिल्म्स देयर। और इधर मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स। ये सब चलता रहा। तो आप जानते होंगे, बहुत अच्छी हमारी इंडिया की काफ़ी नामचीन कास्टिंग एजेंसी है कास्टिंग बे। तो उनके जो संस्थापक हैं अभिषेक बैनर्जी और अनमोल आहूजा, वो हम लोग कॉलेज से हमारी आपस में वाकफियत और परिचय है। अभिषेक बैनर्जी, हथौड़ा सिंह पाताल लोक से जी। है ना? तो राजकुमार सर जो बहुत मतलब मैंने उनसे बहुत सीखा। उनकी एक फिल्म दिल्ली आ रही थी, नो वन किल जेसिका, ओके। और तो अभिषेक बैनर्जी और हम लोग साथ कॉलेज में थे, अनमोल रामजस में अच्छा, थे वो जी। आपके वो कॉलेजमेट है? जी मेरे अभिषेक कॉलेजमेट बैनर्जी? है, मेरे बैचमेट हैं। अच्छा। तो उन्होंने उनको ये पता था कि मनिल डिबेट्स वगैरह करता रहता है। हम्म। तो अनमोल से मेरी एक दिन बात हुई। अनमोल को भी जानकारी थी क्योंकि हम लोग सारे मतलब कॉलेज के बाद शाम को मिला ही करते थे एक दूसरे के, कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। तो अनमोल ने कहा कि मनिल भाई, एक कैरेक्टर है, दिल्ली में फिल्म शूट हो रही है और जर्नलिस्ट का कैरेक्टर है, करना चाहोगे? मैंने कहा बिल्कुल। तो ये, और उस दौरान जब मैं लॉ वगैरह कर रहा था, तो मैंने कहा यार ये शायद, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि इस तरीके से कुछ ऐसा होगा, तो मैंने टेस्ट दिया, राजकुमार सर को पसंद आया, मैं लॉक्ड हो गया। और मेरी एक जानने वाली थी मिरांडा की, वो एक दूसरे कैरेक्टर के लिए हो गई। तो हम दोनों का साथ कॉल टाइम, लोकेशन एक ही थी। तो हम दोनों पहुँचे और फिर हमें बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। ये पहली फिल्म थी, हमें वैनिटी मिली, हमें लगा कि हम बहुत बड़े स्टार हो गए। लेकिन उस दौरान भी मैंने देखा कि राजकुमार सर हमारे कॉल टाइम से 1 घंटा पहले आके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे सेट पे। And Rani ma'am was supposed to come. Vidya ma'am was already on set at that point of time. So that was, I think, was the first professional interaction as an actor to such a large set. Then we got to know, me and my friend from Miranda, we got to know, oh my God, this is something which you call the enigma of film industry. और उससे भी ज़्यादा बेहतर बात, हमारे शॉट जो थे वो एक 2 टेक में निकले। द डायरेक्टर वॉज वेरी हैप्पी, राजकुमार सर वॉज सुपर हैप्पी विद ऑल ऑफ अस,
the casting people, Abhishek Banerjee, Anmol Ahuja, and much before that, I could meet somebody who has been a great mentor to me, Gautam Krishnan Chandani sir. वो बेसिकली इसकी कास्टिंग देख रहे थे इस पूरी फिल्म की, तो गौतम सर से भेंट हुई, बहुत सुलझ और बहुत अच्छे आदमी लगे कि अच्छा यार कास्टिंग का, तब ये सब नया नया था, इंट्रोडक्शन था कि यार ये कास्टिंग जो है इतनी अच्छी चीज़ है, कितनी समझ होनी चाहिए आर्टिस्ट को समझने के लिए कास्टिंग डायरेक्टर को। हम लोग अल्लड़ थे, हम लोग नौसिखिए थे, और आवारा टाइप के थे कि अच्छा एक्टर मतलब हीरो, लेकिन समझ में आया कि कास्टिंग के लिए एक सलाहियत चाहिए, काबिलियत चाहिए, ज़मीन पे होना चाहिए। तो देखा गौतम सर ऐसे हैं। और उसके बाद जब आपको राजकुमार सर आपका डायरेक्टर कह रहा है कि आपने अच्छा टेक दिया, बहुत मज़ा आया, और जैसे ही आपका जो है वो पैकअप हुआ, आपको आपका मेहनताना दे दिया गया। आप इतने खुश हुए कि आर्टिस्ट का पसीना पोंछने से पहले उसके हाथ में चेक आ गया। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और वो पहला ऐसा वाक़या था जब मैंने खुद को खोया हुआ पाया। मैं शॉट में, कैमरे में, डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस में और पूरे शूट के माहौल में इतना खो गया कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे लगा ये ऐसी चीज़ है शायद मैं करना चाहूँगा। और वो सिलसिला चल पड़ा। मैंने सबको थैंक्स बोला। बड़े स्टार्स का मैंने सेट पे एटीट्यूड देखा जो बहुत मानवीय था। विद्या बालन विद्या और बालन मैम, रानी रानी जी। मैम, और मैंने ये देखा कि रानी मैम का जो खाना था वो घर का खाना होता था। तो मुझे बहुत सादगी उनकी बहुत पसंद आई। विद्या मैम का मुझे जो एक मैं आपको इंसिडेंट बता देता हूँ कि कुछ बच्चे जो थे वो विद्या बालन जी से ऑटोग्राफ चाह रहे थे, तो सिक्योरिटी ने उनको रोका, बट शी वाज दैट वन पर्सन हु सेड नो नो लेट देम कम। तो ये मानवीय संवेदनाएं ही एक कलाकार को कलाकार बनाती हैं। अगर वो आज इतने उरूज पे हैं, इतनी ऊंचाई पे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे उनका खुद का आजाती अच्छा इंसान होना बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बड़ा रीजन है। और राजकुमार सर जैसा डिलीजेंट आदमी जो इतनी वेल रिसर्च्ड, हम बात भी कर रहे थे रेड के दोनों पार्ट्स की, रेड की, आमिर जैसी आप फिल्म देखें तो उनकी फिल्म में आपको पीछे अनुसंधान बहुत अच्छा मिलेगा, प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, कहानी बंधी हुई होती है। तो जब ऐसे लोगों के साथ आपकी शुरुआत होती है तो आपको लगता है कि हाँ यार शायद सही दिशा दिशा में है। और ये मुझे लगता है कि ऊपर वाले का, श्री राम का, और आप जो आपके आराध्य हैं, मदर नेचर का, प्रकृति माँ का ये इशारा है कि ये तुम्हारे लिए लाइन ठीक है, क्योंकि चीजें और लोग तुम्हें बहुत सही मिल रहे हैं। और यही चीज मैंने रेप्लिकेट होती हुई देखी मेघना मैम के साथ जब मैंने तलवार में काम किया। एक डिलीजेंट डायरेक्टर कैसे एक कहानी को पर्दे पे ला के एक्टर्स को बता के, एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करके, गाइड करके, उनको एनकरेज करके वो कैरेक्टर निकालता है, वो कैरेक्टर को लाइव करता है, जीवंत करता है, दैट यू कैन लर्न फ्रॉम डिलीजेंट डायरेक्टर्स ओनली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, डिस्पाइट द फैक्ट यू डूइंग अ वेरी मीगर रोल, आपका आवन जावन का हो, पासिंग शॉट हो, लेकिन डायरेक्टर अगर अच्छा है तो वाकई आप वहां उस सेट से उस कैरेक्टर के साथ और उस डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत ग्रो करके एज एन आर्टिस्ट निकलते हैं। सो दिस हैज बीन द जर्नी, इट हैज बीन वेरी कलरफुल। और फिर लॉ के बाद जब ये सब हुआ तो फिर वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज फ्रॉम एफटीआई, पंकज शर्मा, हु अपीयर्ड इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, अभी उसकी यूपी 77 करके एक सीरीज भी आ रही है, तो उसने वो मुझे मिला और मैंने कहा कि यार क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बात हो रही थी। वो तब तक एफटीआई पास आउट कर चुके थे, तो बोले कि यार वो जाओ वो पढ़ा के आ जाओ। मैंने कहा, पढ़ा के आ जाओ मतलब क्या, बेसिक वर्कशॉप करा दो प्लेयर्स की और ये करके आ जाओ। तो उन्होंने मुझे कहीं भेजा, तो मैं गया। उसके बाद फिर सिलसिला चल निकला और बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो मैंने ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे मुंबई या नो दिल्ली? दिल्ली वाला। अच्छा। और मुझे तब बैरी सर का सानिध्य मिला, बहुत अच्छे टीचर, उनसे सीखने को बहुत मिला। और वहाँ मैंने सिखाया चिल्ड्रंस वर्कशॉप्स जो डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंट टाइम ऑफ इंटरवल्स पे होती थी, उनको लिया। उसके साथ पढ़ाने का सिलसिला चल निकला। एंड आफ्टर दैट आई रिमेन्ड अ फैकल्टी इन अबाउट 8 एक्टिंग अकेडमीज, फैकल्टी ऑफ एक्टिंग। और फिर किसी ने ये कहा कि अनलाइक एवरीबडी आई मूव फ्रॉम फिल्म्स टू थिएटर, अदरवाइज नॉर्मली पीपल मूव फ्रॉम थिएटर टू फिल्म्स। एग्जैक्टली। तो मैंने पहले फिल्में शुरू कर दी, उसके बाद मुझे लगा यार थिएटर भी करना चाहिए क्योंकि जरूरी। देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। सो समबडी, अ फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम दिल्ली थिएटर सर्किट ओनली, he approached me to adapt a play, a play which was written by Mr. विजय तेंदुलकर, कि इसको कंटेम्पराइज कर दो, इंडियनाइज कर दो। तो मैंने उसको कंटेम्पराइज किया, वो नाटक फॉर्चुनेटली अच्छा हो गया। तो किसी ने कहा खुद का क्यों नहीं लिखते। जहां से आपकी राइटिंग फिर जी, राइटिंग शुरुआत हुई। मैं हम्म। छोटी छोटी कहानियां वगैरह यूं ही बिना किसी एक्सपेक्टेशन के उससे पहले लिखता था, डायरी में बंद करके, कलम बंद करके उनको रख ली। कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि दिखाई जाएगी या कुछ ऐसी बात होगी। तो लेखन का जो स्वरूप था वो मैं कहूंगा बदला, बट द जर्नी हैड ऑलरेडी बिगन मच बिफोर दैट। तो किसी ने कहा ऑडियंस में से, भाई कमाल राइटर, भाई बहुत अच्छा, भाई क्या और क्या लिख रहे। तो कुछ नहीं था, बस किसी ने कहा तो लिख दिया।
बोले आप लिखिए अपना। उसके बाद हमने एक नाटक किया, मुझे लगे 3.5 महीने उस नाटक को लिखने में। 36 डिफेंस कॉलोनी, it's a fictitious this thing, it's a fictitious address, but then it's a murder mystery, और कुछ उसमें elements tragedy के भी हैं। और I took about 3.5 months to write that production, and it went on to that height that it was covered by almost every national English daily of our country। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर किया, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया, पेट्रियट ने कवर किया। तो वो नाटक अपने आप में एक मयार साबित हो गया। फिर यूं हुआ, फिर मैंने कहा कि यार ये मर्डर मिस्ट्री मैंने क्यों लिखा है, खुद से पूछा कि साहब इसलिए लिखा है, किसी ने कहा था लिखो, लेकिन जॉनर ऑफ राइटिंग नहीं बताया था। तो मैं कहा यार मैं किन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा हूँ लिखने के लिए। तो पता चला कि मैं ट्रेजेडी बहुत अच्छी लिख सकता हूँ। अच्छा, अच्छी का इन द सेंस कि मेरा उस पर हाथ साफ है। अब अच्छी तो खैर ऑडियंस डिसाइड करे, या जो हमारे समाईन हैं, सुनने वाले हैं या देखने वाले हजरात। तो फिर हम लोगों ने मिल के लिखा एक नाटक खुशफहमियाँ, और वो नाटक मैंने 15 दिन में लिख दिया। और उस नाटक की ड्यूरेशन 36 डिफेंस कॉलोनी से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। उस नाटक जब वो मंचन हुआ, उस नाटक का अलग अलग मुख्तलिफ ऑडिटोरियम्स में, दिल्ली के रंगमंच का जो हिस्सा है, या जिस तरीके से जो हमारा परिवार है रंगमंच का, उसमें अलग अलग ऑडिटोरियम्स में जब उसका मंचन हुआ, तो वो लोगों ने कहा कि ये नाटक कभी ख़त्म क्यों नहीं होता, हमेशा उस नाटक को काटना पड़ता था। अच्छा। तो कुछ ने कहा कि यार ये जिसने भी लिखा है ना, ये दिल से लिखा है। तो सवाल उठा कि क्या दिल से लिखा है? मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा दिल से और थोड़ा सा लॉजिक से। क्योंकि एक एक्टर की पहचान सिर्फ जो है वो अगर देखा जाए 2 प्लेटफॉर्म से या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं से एक एक्टर बनता है, एक इमेजिनेशन और एक लॉजिक। तो और ये बात मुझे तब नहीं पता थी, ये मुझे एक सबकॉन्शियसली मेरे ज़बान से निकला कि यार कुछ लॉजिक लगाया, दिमाग लगाया, लेकिन बहुत सारा दिल है इस कहानी में। उसके बाद फिर ये हुआ कि लिखते रहो। उसके बाद रुके रुके से कदम, खुशफहमियाँ 2, उसके बाद ख्वाब दम बदम, रज़िया सुल्तान, इस तरीके के नाटक गए, और फॉर्चुनेटली सबको अच्छा अटेंशन मिला, ऑडियंस ने सराहा। और उसके बाद ये हुआ कि क्या करें, कैसे कोरोना पैंडेमिक का टाइम आया, तो मैं ऐसे ही अपने कुछ लोगों के साथ बैठा था खान मार्केट में। तो एक मेरा दोस्त है, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, मेरे साथ लॉ कर रहा था। एक मित्र है हमारी, वो टेलीविज़न में जर्नलिस्ट हैं, 2-3 लोग, और तो मेरी वाइफ थी जो रिसर्च स्कॉलर है। मतलब मेरी विधा, मेरी फील्ड से कोई नहीं था वहाँ पे। हाँ। लेकिन सब हाईली सक्सेसफुल है। वो जो पीछे नहीं सोफों पे ऐसे करके बैठ जाते हैं, वो उस तरीके के लोग थे। और कुछ मिचकू खां जो होते हैं, वो जो ऐसे बैठे होते हैं, मैं ऐसा था। तो बोले तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा कुछ नहीं, मैं छत देख रहा हूँ, सोचता रहता हूँ। क्या सोच रहा हूँ? मैं सोचता रहता हूँ क्या सोचूं और क्या लिखूं, क्या करूं। नाटक सारे बंद, क्योंकि हमारा जो आखिरी शो 36 कॉलोनी का हुआ था, वो उसके तुरंत बाद पैंडेमिक लग गया। And in fact, I was on shoot when the Honorable Prime Minister of India, Mr. नरेंद्र मोदी, announced the first lockdown। मैं उस वक्त नोएडा में शूट कर रहा था, उससे पहले मैं बम्बई में था। तो ये हुआ कि यार ये तो शूट वूट सारे, एक्सटीरियर शूट्स, ये बाहर के शूट सारे बंद हो गए। बबल शूट होंगे तो होंगे, स्टूडियो वगैरह के हो गए तो हो गए, बट देन अगेन आप 2 या 3 लोगों से ज़्यादा हो नहीं सकते, तो शूट भी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। नाटक भी रुक गए, क्या करें? लिख रहे हैं, और क्या चल रहा है, बाहर लिख ही रहे हैं, और क्या चल रहा है, छत देख रहे हैं। तो बोला यार एक काम कर, तू कास्टिंग शुरू कर दे। उसी ग्रुप में लोगों ने बैठा, वहाँ गया जाके, बोले क्यों? मैंने कहा कि, तो बोले, मैंने पूछा क्यों? बोले इसलिए कि तू पूरी ज़िंदगी आर्टिस्ट रहा है, जाहिर बात है तेरा उठना बैठना आर्टिस्टों में ठीक ठाक ही होगा। मैंने कहा हाँ यार, मैं ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे आर्टिस्टों से मेरे साथ वाकफियत है, जानकारी है, उठना बैठना है, दोस्ती यारी। बोले कास्टिंग शुरू कर दो, और ये एक ऐसी चीज़ है तुम कर सकते हो। और यकीन जानिए, उनमें से किसने कहा मुझे आज भी याद नहीं है, बट आई ओ अ लॉट टू हिम। ये 4-5 लोग जो थे, तो उसमें कौन था ये मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने कहा। माई वाइफ नेहा, शी एंडोर्स्ड इट विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि यार पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से ख्याल आया। तो वो कहती हैं कि हाँ मेरे लिए ठीक है, क्योंकि हमारी फिर बाद में भी बात हुई मेरी और मेरी वाइफ की, तो उन्होंने कहा ये कर सकते हो। लेकिन मेरा मुद्दा ये था, क्योंकि मैं एक पढ़ाई से लॉयर हूँ, मैंने लॉ पास किया हुआ है, तो मुझे चीज़ें कागज़ पे उतनी ही साफ चाहिए जितने दिमाग में होती हैं। तो मैंने कहा मैं यूं ही जाके रैंडमली कास्टिंग नहीं करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू रजिस्टर माई प्रोडक्शन हाउस। Then we got the production house registered. Shahjahanpur Prosceniums LLP is the company. Then we got a trademark also registered. Then we got the Startup India recognition also. We got
उद्यम आधार सर्टिफिकेट, सो एवरीथिंग, वी गॉट अ जीएसटी नंबर आल्सो, सो वी आर अ जीएसटी पेइंग एंटिटी। तो जितना लीगली हमने सबसे पहले अपनी दीवारों की चार दीवारी बनाई कि सबसे पहले अपने आप को कानूनी तौर पे सुरक्षित करो और उसको एक 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 एक, एक अमली जामा पहनाओ, एक कानूनी जामा पहनाओ, उसको एक स्ट्रक्चर दो कि हाँ तुम्हारी कंपनी है। इससे तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, लोग तुम पे यकीन करेंगे क्योंकि तुम जीएसटी पे करते हो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और खासतौर से मेरी जाती एक एक अंदर से हमेशा एक आकांक्षा रही है कि अगर कोई नया काम किया जाए तो उसके कागज पक्के होने चाहिए। बाकी तो ऊपर वाला है देखने के लिए, या जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऊंच नीच होती है वो तो है ही, बट सबसे पहले आप अपना बेसिस जो नींव है उसको मजबूत करिए। और उसके बाद ये कास्टिंग का सिलसिला चल निकला। हमने करीब 50 से ऊपर अच्छे बड़े नामचीन ब्रांड्स के साथ काम कर लिया। एक ब्रांड है जिनका मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी इस बात को बोला था कि जो हमारे आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन हैं, उनके श्रीमुख से उसका वर्णन हुआ केबीसी के भव्य मंच पे। मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था लास्ट अच्छा, आपने ये देखा लाइन्स था? भी मैंने सुनी थी आपकी। जी, जी, तो मैं ये हाँ। बिल्कुल वर्णित करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए अचीवमेंट है कि इतनी बड़ी शख्सियत हाँ। अगर हमारे चाहे वो काम डायरेक्टली ना हो, लेकिन कम से कम उस काम का वर्णन हो जाना हमारे लिए बहुत आशीर्वाद जैसा है। तो ये बात हुई, तो अमिताभ सर के श्रीमुख से उस चीज़ का उन्होंने ज़िक्र किया उसका, तो ये बहुत खुशी की बात है कि बताइए हमारा किया हुआ काम इस मंच तक पहुँचा। और इसके अलावा you name a brand in the country and I think we have worked with him with that particular brand। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने सैमसंग के साथ काम कर लिया, जिंग बसेस है, मतलब you name a brand, that's what I told you, like you name a brand and worked with it। एंड सेकेंडली ये है कि बहुत सारे आर्टिस्ट को कास्ट कर लिया, नोन, सेमी नोन, सेलिब्रिटीज, रेगुलर आर्टिस्ट, सब तरीके के लोगों के साथ, तो अच्छा लगता। मतलब सबसे अच्छी बात है कि हमारे मार्फत इफ somebody is getting work, not because they are not talented, but you become a resource for somebody to earn something out of an industry of their choice, then you feel very happy। आप सोते शांति से हैं कि एक इंसान का टैलेंट था लेकिन आप जरिया बन पाए। चाहे आप रीजन ना हो, आप उसकी वजह ना हो, क्योंकि एक्चुअल टैलेंट आर्टिस्ट का है, एक्चुअल टैलेंट जो है क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्शन और डायरेक्शन की है, लेकिन आपकी इतनी से है कि आप एक अच्छा इंसान एक अच्छे फिल्म सेट के लिए दे पाए, तो यू स्लीप वेरी, ऑफ कोर्स यू अर्न दैट गुड नाइट स्लीप देन इन दैट केस। तो ये एक जो जरिया बन पाए, ये खुशी देता है कि कुछ आर्टिस्टों को ये है कि किसी को आप काम दे पाए, किसी ने अच्छा काम कर दिया, क्योंकि आर्टिस्ट सेट पे अच्छा काम करता है तो हमारी पीठ भी शाबाशी, हमें हमारी पीठ पे भी शाबाशी मिलती है कि आपका आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम। एग्जैक्टली जैसा आपको पहली मूवी के लिए अभिषेक बैनर्जी ने कास्ट किया था, देन जी। फिर वो भी प्राउड फील किए थे कि मेरी कास्टिंग इतनी अच्छी निकली कि 2 शॉट में मतलब आपने डन कर देखिए, दिया। अभिषेक मुझे कॉलेज से जानते हैं हाँ, और अनमोल मुझे कॉलेज से जानते हैं, तो एक देखिए एक सर्टेन बेसिक ट्रस्ट फैक्टर तो रहता ही है दो लोगों में। तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि अभिषेक और अनमोल को जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया होगा तो उनके अंदर कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा यकीन होगा कि मनिल इसको कर लेगा। और कॉन्फिडेंस ये होगा, जी, वो और ये जानते थे कास्टिंग आपको। डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस एक एक्टर के लिए, आई थिंक इट्स दी, यू नो, देयर इज अ प्रॉपर लफ्ज इन उर्दू, सरमाया होता है, उसकी पूंजी होती है कि अगर कास्टिंग डायरेक्टर का यकीन एज एन एक्टर मेरे ऊपर है कि नहीं यार ये आर्टिस्ट निकाल लेगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कम आर्टिस्ट इस चीज़ को अर्न कर पाते हैं, और अगर ये ऐसा है तो आई एम वेरी थैंकफुल। इनफैक्ट आई हैव टोल्ड दैट मल्टीपल टाइम्स इन डिफरेंट पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज ऑल्सो, दैट आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस पर्टिकुलर जेस्चर to Abhishek Banerjee and Anmol Ahuja, that they could develop that kind of a trust upon me कि हाँ मनील इसको कर लेगा, और हुआ भी ऐसा। तो दैट इज व्हाट द केसेस, तो होना चाहिए, वो ट्रस्ट फैक्टर होना चाहिए। इवन जब अभिषेक बैनर्जी थे, उनकी स्टार्टिंग करियर की एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हुई थी या फिर वो बाद में टर्न इनटू द देखिए, एक्टर? अभिषेक जो प्रिंसिपली तो अच्छे एक्टर हैं, हम्म। मैंने उनके नाटक देखे हैं कॉलेज में और अदरवाइज ऑल्सो। जहाँ तक मैं, देखिए उनकी कास्टिंग जर्नी का मैं बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं रह पाया इस वजह से क्योंकि मैं एज एन एक्टर ही उस दौरान काम कर रहा था जब गौतम सर के साथ अभिषेक और अपना अनमोल कास्टिंग की जो यात्रा है वो शुरू कर रहे थे, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा नहीं रह पाया, इसलिए मैं शायद उस चीज़ के बारे में आपको विस्तार से, या यू नो, आई कैन नॉट टेल यू मच अबाउट दैट इन डिटेल, बट व्हाट आई कैन टेल यू, अभिषेक हैज़ बीन अ ग्रेट एक्टर सिंस कॉलेज। वो उसका जो अभिषेक का एक जो कैरेक्टराइजेशन का तरीका है वो बहुत रॉ है, और बहुत मतलब यूँ आप बात कर रहे हो, ये एक्टिंग हो रही है। तो अगर आप उसके निभाए हुए, अभिषेक के निभाए हुए किरदार भी देखेंगे तो आपको बड़े कनेक्टिंग से फील होंगे। उनका जो एक कैरेक्टर था थोड़ा सिंह बहुत फेमस हुआ जी, था। जी, पाताल लोक में, जी, पाताल लोक में बहुत फेमस जी, कैरेक्टर जी, था। वहाँ से मतलब मैंने भी फर्स्ट टाइम जब भी नोटिस किया था जी, इनका कैरेक्टर, उसके बाद फिर उनके बैक टू बैक आयुष्मान खान की मूवी में वो कास्ट फिल्म में हुए। आए, कॉमेडी भी अच्छी करते हाँ। हैं और इस तरीके के जो संजीदा किरदार हैं उनको भी अच्छे से निभाते हैं, तो ये है। जी।
तो सर आपको जो पहले मूवी के अंदर जो आपका एक ब्रेक मिला था वो तो अनएक्सपेक्टेडली आपको मिल गया था कि आपको लाइक अंदाजा नहीं था कि मैं मूवीज में जाने वाला हूँ, लेकिन सब कुछ डेस्टिनी में शायद कहीं ना कहीं लिखा होता है जी। आपको मूवीज में जाना था। तो सर पहली मूवी आपको नो वन किल्ड जेसिका मिली, देन उसके बाद फिर आपकी जर्नी कैसी रही, आपको फिर कोई चैलेंजेस फील हुए? क्योंकि आप एंटर हुए फील्ड में, लेकिन मेन चैलेंजेस स्टार्ट वहाँ से होते हैं कि आप फील्ड में उतर जाते हो, लेकिन उसके बाद क्या प्रोजेक्ट्स वो कैसे मिले सर आपको देखिए, फिर? मैं आपको बता दूं, मैं अर्थ से मैं not that somebody should take an encouragement or any kind of inspiration from me, but मैं भाग्यवादी हूँ। मैं सिर्फ कर्मवादी नहीं हूँ, मैं भाग्य को भी तरजीह देता हूँ। प्रोसेस से मुझे ज़्यादा मोहब्बत है बनिस्बत मंजिलों के, क्योंकि मंजिलें मेरे हिसाब से बेवफा माशूक या माशूकाएँ होती हैं जो आज आपकी हैं कल किसी और की हो जाएंगी। ऊबड़ खाबड़ रास्ते आपके हमेशा सच्चे रहते हैं। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि, आज तक नहीं सोचता हूँ और शायद ऊपर वाला जब तक चाहेगा अपने अंत समय तक नहीं सोचूंगा कि इसका आउटकम क्या होगा। ये काम मुझे तल्लीन कर देता है, डुबो देता है, तो बस उतना ही है। तो ये देखना कि मैंने ऑडिशन बना दिया और उसके बाद क्या होगा, नहीं, उसके लिए बैठा है वो देगा। क्योंकि एक अच्छा ऑडिशन, अच्छा टेस्ट दे देना ही जरूरी नहीं है कि आपको एक बड़े फिल्म प्रोजेक्ट का हिस्सा बना दे। मल्टीपल अदर फैक्टर्स ऑल्सो, एंड अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन योर हैंड्स ऑल्सो। उसको ईश्वर कहते हैं, उसको ऊपर वाला कहते हैं, जो चीज आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है कि साहब मैं एक अच्छा ऑडिशन बना दूं, मैं सिर्फ ये सोचूं कि मेरा आई लेवल ठीक है, मेरा जो मैं लाइंस ले रहा हूं वो बराबर है कि नहीं है, लाइट ठीक पड़ रही है, मैं लाइट बराबर खा रहा हूं, मैं मार्क पे खड़ा हूं कि नहीं खड़ा हूं, कैरेक्टराइजेशन के लिए मैंने क्या ऑडिशन से पहले कितने रिहर्सल्स किए हैं, मेरा साउंड लेवल कैसा, ये सब में मैं इतना तल्लीन हो जाता हूं कि फिर होना नहीं होना मेरे लिए मानी नहीं है। अगर अच्छा बनाया होगा, सारे फैक्टर्स इन टैंडम होंगे, तो डेफिनेटली आई गेट द पार्ट। ऑफ कोर्स किसी भी इंसान की तरह मुझे खुशी होती है, लेकिन देयर इज अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड वेयर आई रिमेन अनसैड। ना मैं दुखी हूं, ना खुश हूं, मैं अनसैड हूं, मैं अदुखी हूं। तो इसका कारण ये है कि मुझे कभी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ मिल जाए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मदर नेचर, मुझे बहुत ज़्यादा कभी खुशी नहीं होती, और कुछ चीज़ चली जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा कभी गम नहीं होता। तो एक फ़कीरियत, एक जो दरवेश का एक जो एटीट्यूड है वो हमेशा रहा, मिल गया, नहीं मिल गया, नहीं मिल गया। तो इसलिए ये जो चैलेंजेस वाली बात है वो तब है जब मैंने दीवार में सर मारा हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा क्या, कभी कुछ नहीं हुआ। जो मिला वो काफ़ी है। मुझे तो लगता है कि इनफैक्ट मैंने अपने दिलो दिमाग का अपने प्रोफेशन में शायद 10% से ज़्यादा इस्तेमाल किया ही नहीं। तो जो मिला उसमें ऊपर वाले की मेहर बहुत है, और बस मैं उसी के गुणगान करते हुए, अब जो पेरेंट्स हैं, स्पाउस है मेरी, सिबलिंग्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, इन सब के बच्चे बच्चियां हैं घर में, मुझे लगता है कि इन सब का क्यूमुलेटिवली मेरे ऊपर जो है दुआओं का बहुत असर पड़ा। और उस पूरी दुआओं को अगर आप एक फॉर्म देंगे, या जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, उनको पूरा एक स्ट्रक्चर देंगे, एक जामा पहनाएंगे, एक फिजिकलिटी देंगे, तो उसका नाम अनिल मयंक मिश्रा है। और उसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत जगह बचती है तो मेरे एफर्ट्स हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये और मेरा कहना है जी। तो चैलेंजेस तो देखिए तब हैं जब मैंने वक़्त और हालात से कुछ छीना हो, या छीनने की ख़्वाहिश हो, या अपना हक माँगा हो। शायद वो तड़प मेरे अंदर कभी नहीं थी, या कभी उस तरीके की, मतलब आई एम नॉट अ वेरी एम्बिशियस और विशिंग और डिजायरस काइंड ऑफ अ पर्सन। आई थिंक आई हैव गॉटन समथिंग टू सर्वाइव एज अ ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड, और वो है, जितना एक इंसान की ज़रूरत है वो है। तो जो मिला वो ज़रूरत से ज़्यादा ही लगा हमेशा। सो सर आप मैनिफेस्टेशन बिलीव करते हो? जैसे कि मैनिफेस्टेशन आज की डेट में एक ऐसा टॉपिक है जो हाईली डिमांड में है, लाइक बॉलीवुड एक्टर्स और स्पोर्ट्समैन हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। इवन अभी कुछ टाइम पहले भी मैं देख रहा था सुष्मिता सेन मैम जी। कहीं इवेंट में थी और वो वहाँ मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी। जी। लेकिन आपका क्या मानना है सर मैनिफेस्टेशन के बारे में? देखिए, मैनिफेस्टेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, आई थिंक इट हैज ऑलवेज बीन देयर। It has always been prevalent in Indian society, just that now time and space and the entire thing has, times have changed. So probably we have a more concise, or let's say more organized understanding of manifestation. There are mentors who would tell you what manifestation is about. There would be certain people. There are schools which can teach you manifestation. There are people who can share their experiences on social media here and there. So probably it's more of a talk of the town more, rather than being, I'd say, discussed conceptually, because it has always been there in Indian society and rest of the world also. But people did not know that they are manifesting, right? So there are times when you know that this is what
it looks like, but you do not know the name of that particular thing, right? Eyes cannot see what a brain does not know. So now since you have a label, you have a name, that's why you call this as manifestation. I may be wrong also factually, but this is what I have seen and experienced. जहां तक मेरे मैनिफेस्टेशन का सवाल है, मेरा मैनिफेस्टेशन जो है वो बहुत दूरगामी नहीं होता. मेरे पास अगर एक एटलस की 24 इंच की साइकिल है तो मैं मैनिफेस्ट करूंगा उससे अगला पड़ाव एक बजाज चेतक स्कूटर. मैं लंबोर्गिनी, पोर्शा और दुकाती की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि what I've heard or what I've seen from different resources which are quite humming, and you know, the cacophony of everybody who's talking about manifestation, what I've seen is कि आपको आत्मसात करना पड़ेगा कि देखिए मैं सोच रहा हूं, मैं उस चीज को कर रहा हूं और वो चीज होने लगती है. मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा हॉलो लाइन ऑफ थॉट है, क्योंकि जो चीज आपके सामने नहीं है, जिस चीज को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, या जिस चीज आपके सामने इवन एज अ फ्लीटिंग थॉट भी नहीं निकली, उस चीज को मूर्त रूप दे देना या उसके सेंसरी जो उसकी अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग में चले जाना एक इंसान के लिए मुश्किल होता है. तो अगर आज मेरे पास एक साइकिल है 24 इंच की, तो स्कूटर मेरे लिए वाजिब एक सपना है, क्योंकि वो मैं अचीव कर सकता हूं, क्योंकि आज साइकिल है. जिस दिन स्कूटर होगा उस दिन मैं मारुति 800 की बात करूंगा. जिस दिन मारुति 800 होगी उस दिन मैं मारुति एस्टीम या मारुति 1000 की बात करूंगा. जिस दिन मारुति 1000 होगी उस दिन मैं ओपेल एस्ट्रा की बात करूंगा. जिस दिन ओपेल होगी उस दिन मैं फोर्ड की बात करूंगा. जिस दिन फोर्ड होगी उस दिन मैं मर्क की बात करूंगा. तो अगर ये मेरा अपना सपना देखने का तरीका है, और शायद ये वजह है कि मेरे ऑलमोस्ट सारे सपने पूरे हुए, क्योंकि मैंने सपनों के रियलाइजेशन से ज्यादा सपनों पे लगाम लगा के रखी हुई है. तो जो अवसाद है, डिप्रेशन है, वो जनरली सपने नहीं, सपनों के रियलाइजेशन में जो हमारे एफर्ट्स कम होते हैं, या द काइंड ऑफ मैकेनिज्म यू हैव. सो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एक्चुअली यू हैव ड्रीम्ड समथिंग फॉर योर लाइफ, राइट, बट यू हैव नॉट ड्रीम्ड हाउ टू अचीव इट. तो जो अवसाद है, जो डिप्रेशन है, या जो डिसअपॉइंटमेंट है, दैट कम्स फ्रॉम योर एफर्ट्स व्हेन यू ट्राई टू पुट इन, और यार ये सोचा था ऐसा निकला. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे जो, और दिस इज समथिंग विच ऑन कैमरा आई वुड टेल ऑल माय एक्टर्स आल्सो, स्पेशली एस्पायरिंग एक्टर्स आल्सो, that when you see a dream for yourself, जैसे मैं यूपी से हूँ, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, और हमने अपने घर में बैठ के ये ख्वाब देखा कि मुझे एक दिन सुपरस्टार बनना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. बहुत अच्छी बात है, सपना देखिए. उसका सीधा सा तरीका ये है कि भाई मैं बम्बई जाऊँगा और मैं वहाँ अच्छे ऑडिशन टेस्ट्स दूंगा, मैं अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलूंगा, प्रोडक्शन हाउसेस में मिलूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा, अपने जो मेरी विधा है या जो मेरा क्राफ्ट है एक्टिंग का, उसको इम्प्रूव करूंगा, उसको शार्पन करूंगा, पैना करूंगा, और मैं अच्छे टेस्ट दे के, अच्छे कैरेक्टराइजेशन पकड़ के, अपना अच्छा टेस्ट दे के मैं कोई एक प्रोजेक्ट पाऊंगा. बट देन अगेन द रियलिटी हैज सम अदर प्लानिंग फॉर यू, राइट, बिकॉज गेटिंग अ पार्ट, लाइक आई टोल्ड यू, दैट प्रोसेस एंड डेस्टिनेशन, दे आर नॉट इंटरट्वाइंड. There are many other factors which are in the middle of it, and they actually are equally important to decide whether you'll be successful or not in your life, in your lifetime, in fact. तो सिर्फ अच्छा ऑडिशन दे देना, of course, मेहनत is an integral part, it's a large part, but then again, it's just a part. वो हिस्सा ही है. उसके अलावा भी कई फैक्टर्स, जैसे कास्टिंग का मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि कई बार ये होता है कि आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा ऑडिशन दिया, बहुत अच्छा टेस्ट बनाया, लेकिन फिर भी वो कन्वर्ट नहीं हुआ. I mean, never got a call back from the production house or from the casting team like mine. उसका कारण ये नहीं है कि उसने खराब ऑडिशन दिया. उसका कारण ये है कि मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट में वो फैमिली में फिट नहीं हो पाया. इसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन certain institutions, when they do not reach out to that particular actor, he'd always get into his doomsday, or let's say in some kind of a sadness, and he would get into a frame, or let's say in a mode of self-doubt, where he would say, oh my God, my audition probably was not enough, it wasn't up to the mark, therefore I never got shortlisted. But that is never the reality. Audition was good, but nobody told you about it. You did not get shortlisted, you did not get the part, you did not get shortlisted only because of the fact your look was not going into that multi-starrer project, क्योंकि सबको एक जगह प्लेस करना होता है. तो ये इसका आप ये देख के चलिए कि जहां तक मैनिफेस्टेशन की बात है या ड्रीमिंग की बात है, द ड्रीम कल्चर विच आई टॉक अबाउट, ये क्यों हुआ कि मैं अपने गांव से उठा कि मैं सुपरस्टार बनूंगा. जब मैं बंबई गया और मैंने वहां की सच्चाई देखी, तो मैंने कहा यार सुपरस्टार बनना थोड़ा मुश्किल है. जब लिंक्स नहीं होते अच्छे नहीं, ये जरूरी नहीं लिंक्स, मतलब अब मिलने जुलने से ही लिंक्स बनते हैं, जिनकी लिंक की उसके बारे में बात करेंगे. अच्छे कैरेक्टर्स कर लूंगा,
अच्छे कैरेक्टर्स को करते करते 2-3 साल हो गए, उसके बाद फिर उस आर्टिस्ट ने सोचा कि यार खर्चा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं है, अब जो मिलेगा वो कर लूंगा। तो आप देखिए आप किस ख्वाब के साथ चले थे और वो ख्वाब पूरा होते होते कितना डाइल्यूट हो गया। तो अगर हम ख्वाब देखने से पहले ये चीजें आंक लें तो हम वही ख्वाब देखेंगे जो पूरे होने वाले हैं, तो कभी डिसअपॉइंटमेंट होगा ही नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। और ये देखिए, अब एज ए लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आर देयर कि जमीन से उठ के कोई इंसान बादशाह बन गया, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो चीज आपके हाथ में है वो आपका आज है, वो आपकी असलियत है, शख्सियत है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी इसमें गिरामी है, और वही आपकी पहचान है। वो आपकी बेसिकली शनाख्त है, वो आपकी आइडेंटिटी है, शनाख्त है। उस शनाख्त के बेसिस पे आप जो बताएंगे, दुनिया उसी चीज पे, मदर नेचर उसी चीज पे यकीन करेगी, वो नहीं जो आपसे जुड़ी नहीं है और कल या परसों होने वाली है। तो फ्यूचर, पास्ट और आपका माजी, आपका बीता हुआ कल, आपका मुस्तकबिल और आपका आज बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसलिए जरूर देखिए कि आप कहां से शुरू हुए थे, आप आज क्या है, उसके बेसिस पे मकान बनाइए, आपको पता लगेगा कि आप बना सकते हैं। और यकीन जानिए, ये सारे आर्टिस्टों के लिए है कि अगर आप आज जो आपकी शख्सियत है उसके बेसिस पे ड्रीम करेंगे तो आपका कभी कोई सपना खाली नहीं जाएगा। ये चीज तो, मैनिफेस्टेशन इज फाइन, बट मैनिफेस्टेशन not on the basis of what you are today probably might give you something. This is my understanding. Like, I mean, I'm not speaking for everyone, but I'm speaking for myself. मैनिफेस्टेशन उस बेसिस पे जो आज है जायज है, समझ में आता है, पूरा होने वाला है। लेकिन आर्बिट्रेरली अगर आप सोचेंगे कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए तो शायद उसमें वक्त लगेगा। तो फिर ये सोच के चलिए, वो कंडीशन अपने आप को दीजिए कि अगर ये चीज पूरी नहीं हुई तो मैं डिसअपॉइंट फील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो मांग रहा हूं ऊपर वाले से, श्री राम से या खुदा से या जो हमारे आराध्य हैं या जो मदर नेचर उनसे मांग रहा हूं, उसके पूरा होने में संशय इसलिए है क्योंकि वो मेरी आज की पहचान नहीं है। तो अगर आप बुरे बादशाह बनने से बेहतर है कि आप अच्छे गुलाम बने रहें, आप ज्यादा सुखी रहेंगे। ये चीज है। तो ये लाइक आपका थॉट प्रोसेस है, मेरा manifestation थॉट के लिए। प्रोसेस है जी। अगर इसको आप मैनिफेस्टेशन, आई मीन दिस इज माय थॉट प्रोसेस व्हिच प्रोबेबली यू माइट इवन कॉल मैनिफेस्टेशन, समबडी माइट कॉल इट समथिंग एल्स, बट if in case if you want to talk about manifestation, you want to know what I think about manifestation, I think like that. ये चीज है। I have never imagined something which was beyond my reach at any given point of time. और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैंने मांगा ही नहीं कभी किसी से कुछ। वो एम्बिशन, वो उत्कंठा, वो आकांक्षा मेरी कभी जिंदगी से थी नहीं। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, जो मुझे मिला जरूरत से ज्यादा ही लगा, और उसके लिए मैं मदर नेचर और आप सब जैसे जितने दोस्त हैं हमारे जो मोहब्बत से मिलते हैं, माय स्पाउस नेहा, माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। सर आपने अभी तक इतनी सारी मूवीज में काम किया है, नो वन किल जेसिका, तलवार, फुकरे 2, इवन द फैमिली मैन। अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ, अभी तक आपने जो काम किया? अगर मैं आर्टिस्ट्री के हिसाब से बात करूं, इफ आई टॉक प्योरली अबाउट एक्टर्स, तो उनमें एक चुहल तो है, एक शैतानी होती है। अच्छा। जो उनको आम जिंदगी से हट के दिखाती है। यानी अगर मैं यहाँ बैठा हूँ और आप मुझसे कहते हैं कि प्रूव करके दिखाओ तुम आर्टिस्ट हो, तो अब ऐसे प्रूव करके दिखाओ तुम आर्टिस्ट हो, तो शायद मैं पुराना कोई किया हुआ एक टेस्ट या कोई निभाया हुआ कैरेक्टर आपको दिखा दूं, देखो। लेकिन जो उनकी एक आम जिंदगी भी है, उसमें भी एक मुझे एक आई वुड नॉट कॉल दैट ऑडेसिटी, बट देयर इज अनदर लेयर टू इट, यू नो। जैसे वो ग्लास भी उठाएंगे तो उसमें भी एक आर्ट होगी, और वो यूं नहीं है कि वो ऑन पर्पस है, दैट इज समथिंग विद द क्राफ्ट टेल्स देम। वो चीजें, वो हाथ उठाना, वो बात करना, वो नजरों से नजरें मिलाना, उसमें पता लग जाता है वो आर्टिस्ट है। और ये मैंने नामचीन जितने भी आप आर्टिस्ट जो आज ऊपर वाले की दुआ से बहुत अच्छे मकाम पे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उन सब के अंदर देखा। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस मैंने काम किया, अतः पेशेवर और प्रोफेशनल हैं। वो आपके समय की कद्र करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप उनके समय की कद्र करें। सबको सबका काम, सबको अपना काम पता है सेट पे। आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है क्लैरिफाइड है। आपको आने से पहले वो सारी चीजों की लिस्ट दी जाती है कि साहब ये एक्सपेक्टेड है, ये लाइन्स है, ये स्क्रिप्ट है, इसको तैयार करके आइएगा। फिर सिर्फ आपके ऊपर ये जिम्मेदारी कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करें, और आप सेट पे जाके उसको डिलीवर करें, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करें। ये चीज है। और डायरेक्टर्स मुझे विजनरीज मिले, जिनकी सोच थी, जो भविष्य देख सकते थे, जिनमें एक विजन था, वो चाहते थे। बिकॉज यू नो सिनेमा एसेंशियली इज अ
डायरेक्टर्स मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग, इट इज नॉट एन एक्टर्स मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग। जो डायरेक्टर चाहता है वो दिखाना चाहता है तो वो दिखाता है, सिनेमा उसका माध्यम है। और हम लोग उस पूरे ब्यूटीफुल प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं एज एक्टर्स। तो अलग अलग फिल्म डिपार्टमेंट्स की अगर आप बात भी करें तो आपको लगेगा कि अगर आपने अपने अवचेतन से चेतन मस्तिष्क में भी आए और आपने अपने जो पांचों सेंसेस हैं, इंद्रियों को खुला रखा है, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो माय एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट विद ऑल द प्रोडक्शन हाउसेस। जी, आपने मनोज तिवारी सर के साथ काम किया था दी फैमिली मैन में, मनोज वाजपेयी है सर ना? के, हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? देखिए, हमारे शॉट तो साथ नहीं थे, हम्म, लेकिन स्पेस एक ही था। सेट पे मिलते थे आप? जी, तो मुलाकात हुई जब हम बॉम्बे में, मेरे ख्याल कौन सा स्टूडियो, चकाला में था, वहां पे। चकाला। जी, तो कुछ ऐसा हमारा एक अंधेरी वेस्ट में है ना चकाला? ये पड़ेगा एक्चुअली मैं रहा था वहाँ पे चकाला, मुंबई जब गया था लास्टली। ईस्ट में, हाँ, अंधेरी ईस्ट में है, हाँ, एयरपोर्ट से थोड़ा आगे जाके। थोड़ा पास में एयरपोर्ट, जी, 1-2 जी, अब किलोमीटर तो की मेट्रो radius वगैरह में है। चल गई जी, हाँ। ईस्ट में पड़ेगा वो। मुझे बहुत डिलीजेंट आदमी लगे। वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और उस पर उनका पूरा ध्यान था। और मेरे ख्याल डायरेक्टर सर जो थे, राजन डीके सर, वो उनसे कुछ बात कर रहे थे, तो वो बात भी उसी ध्यान से सुन रहे थे जितने बात से वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। तो देखिए ना, अब जब आप उनके इतने बड़े सेलिब्रिटीज के आप इंटरव्यूज देखते हैं, या आप देखते हैं कि इनके पास कहने को कितना कुछ है, और फिर फॉर्चुनेटली आपको मौका मिलता है अगर उनके साथ काम करने का, देन यू ट्रांसलेट व्हाट यू हैव सीन फ्रॉम और इन देम ऑन स्क्रीन, कट टू यू आर एक्चुअली वर्किंग विद देम। सो आप कोरिलेशन बना पाते हैं ना कि ये इंसान इसलिए इतना अच्छा बोल पाता है क्योंकि ये सेट पे ऐसा है। तो वो मेहनत जो है, जो सेट की मेहनत है, वो हम आर्टिस्ट ही देख सकते हैं क्योंकि हम उनके को आर्टिस्ट हैं, हम देख पाए। लेकिन वो चीज जब आप टेलीविजन पे देखते हैं तो अचंभा नहीं होता, इसलिए क्योंकि अच्छा यार, ये मेहनत से ये आदमी ऐसे निकला, इसका प्रोसेस इतना ब्यूटीफुल है। तो ये मुझे लगा कि इंस्पायरिंग फिगर्स हैं, इनसे आप एज एन इंसान बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बट एज एन इंसान भी आप इनसे बहुत कुछ जो है इंस्पिरेशन और एनकरेजमेंट लिया जा सकता है। जी, कुछ भी है, मैंने जो नोटिस किया अभी तक बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में, ये लोग मतलब इतने हार्ड वर्किंग तो है, कंटिन्यूसली 20-22 साल से कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री बहुत मेहनत मांगती है। जी, मैंने सलमान खान की मूवीज में भी ट्रोल हो, या वो ट्रोल हो किसी भी रीजन से, या फिर उनकी मूवी हिट हो रही हो, फ्लॉप हो रही हो, अलग रीजन है। लेकिन जब मैंने उनके इंटरव्यूज सुने हैं, मतलब सलमान खान इस एज में आ गए, 60 एज की एज में भी आ गए, वो कंटिन्यूसली मतलब 20-22 घंटे काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं मूवी शूटिंग में। मतलब वो कंटिन्यूसली इधर से उधर जा रहे हैं, इंटरसिटी चेंज कर रहे हैं, अपने प्रमोशंस कर रहे हैं, मतलब वो कंटिन्यूस इतना काम कर रहे हैं कि एक साल में मूवी आ रही है उनकी। मतलब ये नोट अबाउट सलमान खान और भी एवरी एक्टर की इतने डेडिकेटेड है कि उनकी एज 40, 50, 60 डजंट मैटर एट ऑल। जब रजनी सर हो गए, इवन अमिताभ बच्चन सर हो गए, 80s में भी चले गए, वो और अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अभी तो मैं खुद जैसा भी 30s में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कितना काम कर लिया, अब शायद मुझे सोना होगा। लेकिन जब उनके इंटरव्यूज सुनता हूँ, जब थॉट प्रोसेस देखता हूँ कि मूवीज चले ना चले, लेकिन उनकी जो डेडिकेशन है, जो उनका हार्ड वर्किंग है, वो अलग ही जोनर है। उससे मतलब मैच करना इज completely different. वो उसका कारण ये है कि not that I'm talking about film industry only, every field which requires you to be a creator needs a dedicated attention and concentration and a certain amount of commitment. उसके बगैर आप कोई चीज रचना नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, नहीं। और फिल्म इंडस्ट्री essentially being I'd say the greatest epitome of a creative world, हम कम से कम हमारे समाज को अगर देख के उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्रिएशन होता है क्योंकि फिल्म बना रहे हैं आप फिल्म बना रहे हैं, आप सीरीज बना रहे हैं, कहानी लोगों को आप बता रहे हैं कि देखो इसकी जीवंतता है, यानी ये जीवित कहानी है, डिस्पाइट द फैक्ट इट्स कंप्लीटली एन इल्यूजन। द फैक्ट ऑफ मेरा ख्याल एक फिल्म थी द इंटरनेशनल, उसमें एक बहुत प्यारी लाइन एक कैरेक्टर की है जो उन्होंने डिलीवर की। उन्होंने कहा द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी इज दैट फिक्शन हैज टू मेक मोर सेंस। तो जो सच नहीं है उसको सच जैसा नहीं, सच्चा बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है। और इसीलिए आपको ज्यादातर अच्छे एक्टर्स डिसिप्लिन्ड, डेडिकेटेड, अनुशासित और अपने काम के लिए काफी पैशनेट दिखेंगे। और यू नो आफ्टर दिस पैशन कमिटमेंट एक्चुअली टेक्स ओवर योर पर्सनैलिटी। Age probably, if not just a number, at least it does not become a hindrance in your process of creating something. वो आपको चैलेंज या फिर आपकी राह में रुकावट नहीं बनती। अगर आप ये कहें कि एज इज जस्ट अ नो, एज इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट इम्पैक्ट्स यू नेचुरली ऑल्सो, बॉडीली ऑल्सो, मेंटली ऑल्सो। यूँ नहीं है मैं जो 30 का था वो 40 का नहीं हूँ, जब मैं 40 का हुआ तो मैं 40 जैसा नहीं हो सकता, मैं जो 40 का हूँ मैं 20 का फील नहीं कर सकता, ये सच है।
लेकिन जब आप अपने काम में किसी चीज की रचना में इतना तल्लीन है, तो ये ख्याल कि हाँ। मेरी एज या मेरी उम्र इतनी है, ज्यादा आपको आप इट वुड नॉट क्रिएट मच ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू, क्योंकि आपका जो पैशन है, आपका जो कमिटमेंट है, वो इससे कहीं दर्जा ऊपर है, वो चीज है। आपने शाहरुख खान सर के साथ भी काम किया हुआ कैड में, जी। 2018 एरोलैक पेंट, दैट इफ आई वाज एम आई नॉट थिंक रॉन्ग। हमने सेट पे होली सेलिब्रेट की थी, दैट वाज इन 2014। 14। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, शाहरुख खान सर के साथ आपका, और कैसा आपको ब्रेक मिला उनके साथ? um, हमारे एक भाई है सुमित, हम्म। जो बॉम्बे में कास्टिंग करते हैं। अच्छा, कास्टिंग डायरेक्टर है वो भी? जी, कास्टिंग अच्छा। डायरेक्टर हैं। और उनकी जो बहन है भावना, वो भी कास्टिंग करती है। तो हमारा जो है वो of course the professional relationship of them being casting director, me being actor is always there, but इंसान भी दोनों बहुत अच्छे हैं, पंजाब से हैं। तो उन्होंने उससे पहले जो था वो मुझसे कुछ टेस्ट मांगे थे, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज के साथ ही काम कर रहे थे एड स्पेस में, और वो नहीं हो रहा था। अच्छा। वो मेरा क्रैक नहीं हो रहा था, कहीं शॉर्ट लिस्ट होता, कहीं कुछ हो रहा था। फिर एक दिन फ़ोन आया सुमित भाई का, कहते हैं कि मनिल भाई, वो शाह सर के साथ एक ऐड है, मैं टेस्ट भेजूँ? भेज दीजिए। और उस वक्त मैं एक एकेडमी में पढ़ा रहा था, और हमारी एक वान्या मैम है, वान्या जोशी मैम, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ये जो है वो ऑडिशन जो है बेसिकली आप ले लो दिल्ली में। और तो मैं अपनी एकेडमी के लिए डिवाइडर क्रॉस कर रहा था, क्योंकि मेरा क्लास का दिल्ली में ही? जी दिल्ली में ही जो था वो मेरा क्लास जो था वो सामने था, सड़क पार करके। तो मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा था, और इतने में मेरे पास फ़ोन आता है सुमित भाई का, मनिल भाई अपनी डेट्स ब्लॉक रखिए, आप शॉर्टलिस्ट हो गए। मैं कहा ठीक है भाई, शॉर्टलिस्ट तो कई जगह हुए हैं। आपको नहीं पता था कहाँ हुए हो आप? जी जी, नहीं, मुझे ये पता था ये प्रोसेस में है, ये अच्छा। कास्टिंग प्रोसेस चल रही है। तो एक ये था कि हाँ भाई हो गए शॉर्टलिस्ट, चलिए ठीक है, फाइनल हो तो बता देना। एक बात आई गई हो गई। हाँ हाँ। और इससे पहले मैं प्रोसेस बता दूं कि वान्या मैम ऑडिशन कंडक्ट कर रही थी, और उस वक्त कुछ शॉर्टलिस्टेड हम 2-3 आर्टिस्ट थे। एक हमारे दिल्ली थिएटर सर्किट के काफ़ी अनुराग सर के साथ बहुत अच्छा उन्होंने काम किया सीक्रेट गेम्स में, जतिन सरना। अच्छा। जी, वो थिएटर बहुत अच्छा करते हैं, और अब तो काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर भी हैं। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ये थी कि सफ़ेद कमीज़ पहननी है। उस वक्त मैं बहुत दुबला हुआ करता था, मेरी और जतिन की कदकाठी उस दौरान एक ही जैसी थी। तो मैं सफ़ेद कमीज़ पहन के नहीं जा पाया। अब देखिए नेचर फोर्सेस कैसे काम करते हैं। तो मेरा ख्याल जतिन का उस वक्त ऑडिशन हो चुका था, और मैं एंटर कर रहा था ऑडिशन रूम में। वान्या मैम वाज रेडी विद द कैमरा एंड विद हर एंटायर सपोर्ट स्टाफ एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पता लगा यार सफ़ेद कमीज़ तो नहीं यार, सफ़ेद कमीज़ चाहिए, सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद कमीज़, सफ़ेद कमीज़। जतिन जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो मैंने जतिन से कहा, जतिन कैन यू लेंड मी योर शर्ट फॉर अ मोमेंट? कहता भाई ले लो, कोई बात नहीं। मैंने कमीज़ बदली है, मैंने टेस्ट दिया है, जतिन ने भी उसका टेस्ट दिया था, और 1-2 आर्टिस्ट हमारे और भी थे, और मैं बाहर आ गया हूँ। वान्या मैम का हमारा नमस्ते आदाब हुआ, और हम लोग बाहर आ गए। और मेरे पास फिर ये कट्टू, जो मैं आपको बता रहा हूँ, डिवाइडर क्रॉस कर रहा हूँ, मेरे पास फ़ोन आ रहा है, और उसके बाद 10 मिनट बाद आ गया, मनिल भाई आप लॉक हो गए। मैंने 3 बारी पूछा, सुमित भाई मैं लॉक हो गया हूँ? बोला हाँ भाई लॉक हो गए। सुमित भाई मैं लॉक हो गया हूँ? हाँ भाई लॉक हो गए। सुमित भाई मैं लॉक हो गया हूँ? हाँ भाई लॉक हो गए। तब मुझे लगा हाँ चीज़ अच्छी हो गई। तो देखिए जतिन भी वक्त पे मिल गए, वान्या मैम ऑडिशन ले रही थी, सुमित भाई ने टेस्ट भेज दिया, मैं किसी तरह वक्त पे पहुंच गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि बम्बई से इसका भी बहुत लोगों ने, बहुत सारे आर्टिस्टों ने दिया था, दिल्ली से भी जो बम्बई से टेक नहीं समझ में आया, तब उन्होंने कुछ शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स दिल्ली से मंगाए थे। तो किस तरीके से, मतलब आई थिंक गेटिंग अ गुड प्रोजेक्ट, और नॉट दैट आई डू नॉट क्रेडिट माई सेल्फ फॉर समथिंग, ऑफ कोर्स मी बीइंग अ कमिटेड एक्टर आई मस्ट हैव गिवन गुड ऑडिशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इस पूरे प्रोसेस में। बट आई थिंक बीइंग सक्सेसफुल और गेटिंग अ गुड प्रोजेक्ट इज लाइक those limestone bricks which have made the pyramids of Egypt. उन दोनों ईंटों के बीच अगर आज भी आप एक क्रेडिट कार्ड डालेंगे तो वो जाएगा नहीं। तो इतना प्लेसमेंट होना चाहिए मल्टीपल फैक्टर्स का, कि आपको एक चीज नहीं है तो उसके लिए भी एक इंसान है जिसने आपको प्रोवाइड कर दी, एक इंसान ने आपको बता दिया, आप भी वक्त पे पहुंच गए, आपके फोन भी काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है दिस इज ऑल अ क्यूमुलेटिव ब्लेसिंग ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जहां तक शाहरुख सर के साथ काम करने की बात है, तो मुझे लगता है, ये मैंने पहले भी बोला है, कि वो किसी भी प्रोफेशन में होते, वो अव्वल होते। उनका जो सोचने का तरीका है, और खास तौर से जो एक ट्रीटमेंट देने का तरीका है को आर्टिस्ट को, वो आई थिंक दैट इज कंप्लीटली अनपैरेलल्ड।
मैंने उनको बताया और मुझे खुद इस बात की झेप है कि मैं बोलता खूब हूँ, तो मुझे लगा कि मैं किस लाइक व्हाट शुड बी द रेट ऑफ माय स्पीच, हाउ मच शुड आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ सेलिब्रिटी, बट उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया एंड माय डायरेक्टर कौशिक सर वर आल्सो वेरी कंफर्टिंग इन टर्म्स ऑफ, और उन्होंने बोला कि मनल ऑफ कोर्स शाहरुख सर इज अ सेलिब्रिटी एंड एवरीथिंग, बट दैट शुड नॉट हैम्पर योर परफॉर्मेंस। और शूट हुआ, हमने 8-10 घंटे शूट किया, अच्छे से शूट किया, फिल्मिस्तान में हमारा शूट था। और जब शूट ओवर हुआ तो 300 साढ़े 300 आदमियों की भीड़ शाहरुख खान से। उस वक्त वो हैप्पी न्यू ईयर के लिए शायद तैयारी वगैरह या कुछ तो प्री प्रोडक्शन वगैरह चल रहा होगा। तो सर अपने शूट मोड में भी थे शाहरुख सर, और 300 साढ़े 300 आदमी जो थे वो बाहर खड़े थे फिल्मिस्तान के गेट के बाहर। फिल्मिस्तान का गेट काफ़ी ऊंचा है। हमारे स्टूडियो का काफ़ी, मतलब कई मल्टीपल स्टूडियोज हैं, तो उसमें जिस स्टूडियो में हम कर रहे थे उसका काफ़ी गेट ऊंचा है कि शाहरुख सर निकलेंगे और उनके साथ फोटो या ऑटोग्राफ वगैरह ये सब तो लोग लेंगे। शूटिंग फिल्म सिटी में ही होती है? फिल्मिस्तान में। अच्छा। जी वहीं पे। तो वो निकले और मुझे लगा अरे यार मैं एक बारी इनसे बाय बाय तो बोल देता। ये मेरा छोटा सा अपना एक प्रोसेस है कि चाहे मेरा पैकअप जल्दी हो गया हो, बाद में हो गया हो, बट आई विल मेक श्योर व्हेन द डायरेक्टर इज फ्री, व्हेन द प्रिंसिपल एक्टर्स आर फ्री, व्हेन एवरीबॉडी इज फ्री, आई विल बिड देम गुड बाय एंड देन आई विल लीव। मैं बैठा रहता हूँ सेट पे जब तक डायरेक्टर फ्री नहीं हो जाते। तो मैंने देखा कि 300 साढ़े 300 आदमियों की भीड़, इसमें तो मैं खो जाऊंगा, और मैं कैसे। और उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी मैनेजर थे, मैंने उनको बोला कि सर कब फ्री होंगे, तो बोले भाई अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो सर मेरे ख्याल है शूट वगैरह के लिए गए हैं, किसी और स्टूडियो में गए हैं। बट टू माई अटर सरप्राइज when Mr. Shahrukh Khan, when Mr. Shah sir saw me that I'm standing, he came all the way from there, shook hands with me and told me, Manil, you did a great job. I loved working with you. So I think this is something which is the mark of a gentleman. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी आदतें बहुत जो है मैटर करती हैं ज़िंदगी में, एक इंसान की शख्सियत को डिसाइड करने में। तो वो किसी भी प्रोफेशन में रहते, वो अच्छे होते, वो पॉपुलर होते, मकबूलियत मिलती, लोकप्रियता मिलती और लोग उन्हें पसंद करते। ही इज़ अ वेरी अफेक्शनेट काइंड ऑफ अ पर्सन हु पुट्स हिज हार्ट आउट। तो जो दिल दे के आपके सामने आया, दिल लेके आपके सामने आया, उसको किस स्टेज पे या किस हालात में या आप किस नज़रिए से या किस मुंह से आप उसे मना करेंगे। तो इसलिए उनकी ओवरऑल शख्सियत जो है वो बहुत खूबसूरत है और उसमें एक अजीब सी जीनत है, एक शोभा है उसमें। जी, पर्सनैलिटी तो काफ़ी हम्बल है उनकी। इवन उनका माइंडसेट भी ऐसा है कि मैंने उनकी कुछ स्पीच सुनी है जहाँ पे वो बोलते हैं कि जी। क्या खाने पीने में लगे हुए हो, क्या सोने का वेट कर रहे हो, जी भाई काम करो 4 घंटे सो, जी इनफ है तुम्हारे जी लिए। जी क्या जी फुल टाइम तुम पहले खाना खाओगे, खाना खाने से पहले सोचो कि मैं खाना खाना है, फिर जी खाना खाने के बाद तुम सो जाओगे, जी, काम तो रखा रह जाएगा। काम रखा रह ठीक जाएगा, है। वो किसी का इंतजार नहीं हाँ करेगा। हाँ, जी, दर्द आता जाता रहता है, सक्सेस वेट नहीं करती। वेट नहीं तो करती, ये बिल्कुल उनकी सही। जो लाइन्स है ना, पिकअप लाइन्स है, जो मतलब मैंने वो आपको बोला ना कि जो हम्म, मंजिल होती है हाँ वो बेवफा माशूक या माशूका होती है, वो आज आपकी कल किसी और की हो जाएगी। रास्ते आपके वफादार होते हैं। तो ज- प्रोसेस से अगर आप मोहब्बत करेंगे तो आपके लिए सक्सेस इतनी सी, इट्स जस्ट अ रेजिड्यू ऑफ योर मेहनत। सक्सेस इज जस्ट एन आउटकम, it's something which is a consequence of all the efforts, labor, blessings you have in your life, and when they all are put together you become successful. But then again, आकाश भाई, आपकी जो जाती सफलता है ना, वो आपके खुशी मनाने के लिए नहीं है, वो उनके लिए है जो आपके माँ बाप हैं, जो तुम्हारे सराउंडिंग्स में है, तुम्हारे फ्रेंड्स जो हो गए, क्लोज आपको हो गए। प्यार करते हैं, आपकी हाँ, सफलता पे खुश हो सकते हैं। जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके मियाँ बीवी हैं या आपके दोस्त अहबाब हैं जो आपकी सफलता पे खुश होते हैं, जेन्युइनली खुश होते हैं, उनको खुशी मनाने दीजिए। अगर आप आज सक्सेसफुल हैं और आप उस सक्सेस की खुशी में खो गए तो फिर वो मेंटेनेंस बहुत बुरा है। मतलब तो अगर ऊंचाइयों पे ठहरना कमाल है, वो उसी के साथ रहेगा जो सक्सेस को रेलिश नहीं करता, खुद के साथ जालिम है, यानी जालिम है, डिसिप्लिन्ड है, और वो सक्सेस बांट देता है, अपना दुख किसी को नहीं बताता। वो यायावर है, आज यहाँ कल वहाँ, टेलीपोर्ट करता रहता है और सब जगह है। ही इज ओमनीसिएंट, वो यूनिवर्स से बना है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे खुश नहीं होता, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे दुखी नहीं होता, लेकिन आपकी जो ज़ाती सफलता है वो उनके लिए है जो आपकी सफलता पे खुश हो सकते हैं, आपके खुद के लिए नहीं। ये चीज़ है। तो अगर ये माइंडसेट रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी सफलता को निभा ले जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी माइंडसेट शेर का और मेहनत गधे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, यहाँ तक हम जो हैं, यहाँ तक हम शेर होने चाहिए। इसके बाद इसमें, ये जैसे आप दिल कहते हैं, इसमें लोमड़ी भी है, इसमें चीता भी है,
इसमें कौवा भी है, इसमें गौरैया भी है, इसमें खरगोश भी है, लेकिन ये जो हमारे हाथ हैं, ये हमारे गधे की तरह मेहनत के योग्य होने चाहिए, काबिल होने चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए। उसका कारण ये है, और लेकिन कभी-कभी हम इसमें इतने भटक जाते हैं, क्योंकि गधे से राज नहीं हो सकता और शेर से मेहनत नहीं हो सकती। हाँ। तो इनको उपयुक्त जगह पे रखेंगे। अब यहां तक आप सोचिए, उच्च नजर जमीन पे लेकिन ख्याल ऊपर, क्योंकि अगर आप मेहनत गधे की नहीं करेंगे तो ये माइंडसेट एक पॉइंट पे जाके बरकरार नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा। ये शेर तभी तक जिंदा है क्योंकि हाथ गधे हैं, वो चीज है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये मेरा गधा जीवित रहे, मेरी मेहनत जीवित रहे, ये शेर का माइंडसेट होना। तो एक दूसरे के पूरक हैं, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बट मोर इंपॉर्टेंटली दिस गधा इज मोर इंपॉर्टेंट टू हैव और टू मेंटेन दैट माइंडसेट ऑफ बीइंग अ लायन। दैट इज व्हाट द केस। ये बब्बर शेर, दिस लायन इज ओनली एग्जिस्टिंग बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अ डोंकी इन माय हैंड्स। ये चीज है। अभी आपका कोई न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है? जी, प्रोजेक्ट आ रहा है एक, मैं अब पता नहीं, मैं एक बहुत विवादास्पद और मैं नाम नहीं लूँगा, मैं लॉक हुआ हूँ उसमें प्रोसिक्यूशन के लॉयर के कैरेक्टर के लिए। अच्छा। जी, एक बहुत मैं कहूँगा कि कुख्यात हमारे देश में एक कांड हुआ था, उसको लेके कोई एक बड़े विजनरी हैं, वो एक कुछ शूट कर रहे हैं, डॉक्यू ड्रामा है। उसमें आई हैव बीन लॉक्ड एज अ लॉयर फॉर दोज पीपल हु हैव बीन अग्रीव्ड, द अग्रीव्ड पार्टी इन द सेंस जो मजलूम हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर्ट में। जी। आप और इसके अलावा भी 2-3 और भी चीजें, सीरीज वगैरह चलती रहती हैं। कास्टिंग हम लोग करते हैं, तो कास्टिंग के लिए देयर इज अ फिल्म which is coming from Bombay, which has come from Bombay to us now, and we are just beginning casting for that. उसमें कुछ youngsters की जरूरत है और multiple characters हैं। Then ads, digital space में काम चलता रहता है। हम, जैसा मैंने आपको बताया कि you name a brand and we have worked for it, तो इस तरीके के ब्रांड्स के साथ हमारे ऑन बोर्ड एसोसिएशन, वी आर एन ऑफिशियल कास्टिंग एजेंसी फॉर मल्टीपल ब्रांड्स, तो वो कास्टिंग हम ही से कराते हैं। तो उस तरीके से हम, मतलब काम चलता रहता है, आप मसरूफ रहते हैं सुबह उठ के, और कभी नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि यार ये 24 घंटे कैसे कटेंगे। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, वो इसीलिए कि मैं बिज़ी रहूँ। ये एक हालात है, वरना मुझे आज भी लगता है, जैसे मैं सुबह सो के उठता हूँ आकाश भाई, दिल की बात बता रहा हूँ, तो मैं सुबह सो के उठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखो, कहीं कोई हमारे लोगों के लिए इतनी उम्र में भी कोई वैकेंसी है क्या, रोज़गार समाचार देखो। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज क्या करें? 24 घंटे कैसे कटेंगे? कहानी पढ़ लो, किताब पढ़ लो, कोई चीज़, कोई आर्टिस्ट ने बोला है तो कि सर ये पिक्चर मेरी देख लीजिएगा, नई फ़िल्म आई है, वो फ़िल्म देख लो। फिर अचानक से कोई कास्टिंग का काम आ जाता है, एक्टिंग का क्लास आ जाता है और पूरा दिन आपका निकल जाता है। तो ये चीज़ है। सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपको जो शाहरुख खान के साथ जो ब्रेक मिला था 2014 में, तो उसके एक एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने, मतलब एज अ नॉर्मल पीपल मुझे नहीं पता था या औरों को भी नहीं पता होता कि क्या इतने सारे ऑडिशन होते हैं 2 मिनट के ऐड के लिए। तो जैसे मुंबई में भी हुए उसके ऑडिशन, दिल्ली के अंदर भी हुए, जब जाके आपको सिलेक्शन हुआ, कैसे कास्टिंग एजेंसी सिलेक्शन करती है फॉर एनी एडवर्टाइजमेंट और एनी मूवीज? अगर एक ऐड के लिए इतने सारे ऑडिशन हो रहे हैं 300 350, तो मूवीज के लिए तो कितने ही होंगे? देखिए, मैं आपको फिगर तो नहीं बता सकता हाँ। कि किस ऐड के लिए क्या हुए, ये मैंने शायद बोला भी नहीं होगा कि फिगर इतने। मैं आपको कह सकता हूँ कि काफ़ी ऑडिशंस हुए। हाँ। अब ड्यूरेशन, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा छोटा है, उसका ड्यूरेशन क्या है। मैटर ये करता है कि डायरेक्टर की विज़न क्या है और स्क्रिप्ट क्या माँग कर रही है। तो अगर मैं आपको, हमारी कास्टिंग एजेंसी शाहजहांपुर जी। प्रोसिनियम्स कास्टिंग स्पेस, जी। वो हमने एक मेरे ख्याल 14 से 15 मिनट की फ़िल्म के लिए 3 महीने कास्टिंग की। जी, 3 महीने 3 casting महीने की? कास्टिंग की। अब उसमें आप सोच सकते हैं 14-15 मिनट में किसी आर्टिस्ट को क्या फुटेज मिला होगा, हाँ। कितना स्क्रीन स्पेस मिला होगा, बट देन द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग वेंट ऑन फॉर 3 months बिकॉज़ द डायरेक्टर वाज़ बेसिकली हैड सम काइंड ऑफ अ विजन एंड वी आर ट्राइंग टू मीट दैट। तो ये हमारा काम है कि जो डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउसेस की विजन है, जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, उसके हिसाब से। सो इट डज नॉट रियली मैटर कि अगर 30 सेकंड का प्रोजेक्ट है या 3 घंटे की फिल्म है या सीरीज है जिसके 8 एपिसोड्स हैं, तो आपको इतना ही टाइम देना है। देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ल्ड, क्रिएटिव वर्ल्ड है। डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्टर, हो सकता है कि आपने 4 एक्टर्स के प्रोफाइल उनको दिखाए या उनके बारे में डिस्कशन किया, डायरेक्टर ने उसमें से 3 शॉर्टलिस्ट कर लिए। ये भी हो सकता है कि आपने डायरेक्टर को कुछ 10 या 12 एक्टर्स के प्रोफाइल्स जो हैं वो उन पे डिस्कशन किया और डायरेक्टर को नहीं समझ में आया। आप करते रहते हैं जब तक यू आर नॉट एबल टू, एज अ कास्टिंग पर्सन, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और एज अ कास्टिंग एजेंट, यू आर नॉट एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट और इवन मच मोर देन दैट एक्सपेक्टेशन of the script, therefore of the director. This is very important.
एक न्यू एक्टर आपको एज अ कास्टिंग एजेंसी कैसे अप्रोच कर सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, न्यू एक्टर के लिए? देखिए, हमारी हमारी जैसा मैंने कंपनी बताया, शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स एलएलपी, विच इज अ रजिस्टर्ड फर्म विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके दो वर्टिकल्स हैं। एक शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स कास्टिंग स्पेस, विच लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्टर्स, यानी वी ट्राई टू गिव suitable and plausible work to actors, functioning actors, and even newcomers also. The other vertical is Shahjahanpur Proscenium's Acting Academy, which is purely a pedagogical platform where we try to train, we give them teachings of the craft of acting to aspiring actors. आप एक्टर बनने की तमन्ना रखते हैं, आप जाना चाहते हैं, उसमें करियर देख रहे हैं, तो उस क्राफ्ट को समझने के लिए हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, कोर्सेज होते हैं, और उस तरह से हम जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनको ग्रूम करते हैं। एंड वी बेसिकली फोकस मोर अपॉन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. The best part is that these two verticals are not dependent upon each other. Yani, they are not mutually inclusive. So essentially, what does it mean? It means that we never say to any actor that unless you do not take training from us, we would not give you work. No, it is not like that. Even if you have taken a training from some other place also, and you approach us for work, we'll still give you work, provided you are suitable for a particular character we are casting for. Second up, you say, sir, I have done my acting courses, we want to improve upon acting, and we want to join your courses under the aegis of Shahjahanpur Proscenium's Acting Academy. You are still welcome. आप करिए. And then tomorrow you say, I don't want to work as an actor despite the fact I've taken training from you. You are still most welcome. वो आपका अपना जाती एक निर्णय है, एक फैसला है. लेकिन हम कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई पहले हमसे सीखिए और फिर हम आपको काम देंगे. नो, आप कहीं से भी सीखिए. आप बगैर सीखे हुए भी हो सकते हैं. आप हमसे काम मांग रहे हैं और आपने कहा कि मैं इच्छुक हूं काम करने का. इसी से एक there's an important thing which I would definitely let all the actors know. We do not charge anything monetary, financial, or any kind of security, reservation, fees to join our casting agency. बिल्कुल नहीं लेते. आप अपना एक प्रोफाइल बनाइए जिसमें 4-5 चीजें होती हैं. ये हमारा जो इंस्टाग्राम पे पेज है शाहजहांपुर प्रोसीनियम्स एलएलपी, उस पे कुछ पिंड पोस्ट में मेंशन्ड भी है कि आपको अपने प्रोफाइल में क्या क्या भेजना है. ये एक मिथ है कि आपको, वी डू नॉट वांट, एनी कास्टिंग एजेंसी फॉर दैट मैटर वुड नॉट वांट योर हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स प्रोबेबली शॉट इन अ हाई एंड स्टूडियो और एनीथिंग. नहीं, आपकी एक ठीक ठाक से सादा स्मार्टफोन से खिंची हुई तस्वीरें, जो सोलो तस्वीरें हों जिनमें आप कैमरे की तरफ फ्रंटल पिक्चर्स हो, वो अगर आप भेजेंगे तो भी हमारे लिए काफी है. द ओनली थिंग इज योर लुक शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैरेक्टर. तो ये एक्टिंग का जो पूरी इंडस्ट्री है, इसमें प्रोफाइल सबके लिए ओपन है. सेल्फी ना हो, आप जो तस्वीरें भेज रहे हैं वो किसी ने ली हो, और सादा तस्वीरें हो. कोई जरूरी नहीं कि आपने स्टूडियो में बहुत अच्छे मेकअप या लाइट्स के साथ. नो, इनफैक्ट दैट इज समथिंग विच इज नाउ बीइंग डिस्करेज्ड ऑल्सो. द मोर नेचुरल यू आर, द बेटर योर चांसेस आर टू गेट लॉक्ड ऑल्सो. ये चीज. दूसरा, कास्टिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है. अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे व्हाट्सएप स्टोरीज, हमारे सोशल मीडिया पे जाती है. आपको लगता है आप सूटेबल हैं, आप हमें कांटेक्ट करते हैं, हम आपसे आपका प्रोफाइल मांगते हैं. हम डायरेक्टर के साथ, अगर एक लेवल ऑफ जो हमारी फिल्ट्रेशन है, एक लेवल ऑफ जो स्क्रीनिंग है, वो कास्टिंग एजेंसी के तौर पे हो जाती है. वेदर दिस पर्सन इज गोइंग इनटू द कैरेक्टर और नॉट, वेदर दिस पर्सन विल बी एबल टू डिलीवर दैट बेसिक ट्रस्ट फैक्टर कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा. उसके बाद जैसे ही वो स्क्रीनिंग आपने क्लियर करी, आपका प्रोफाइल टू दी the higher rung of the casting process, like the directors and production houses. If we are talking about a brand, अगर ad वगैरह की बात है तो brand managers के पास जाता है, marketing heads के पास जाता है. वो हमसे फिर पूछते हैं what do you think about it. So it's basically a very cumulative discussion and decision which is taken by the casting person and the producer, director, and even the brands also. और उसके बाद फिर आपके पास हम ऑडिशन के लिए वापस आते हैं. अगर हमें बताया जाता है कि ऑडिशन लेना है, उस ऑडिशन के बेसिस पे आप लॉक होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, या आपको आपकी डेट रिलीज करने के लिए बोला जाता है. वेरी सिंपल प्रोसेस. द ओनली थिंग इज यू नीड टू कीप एन आई अपॉन द रिक्वायरमेंट. इफ यू फील यू आर सूटेबल, प्लीज डू लेट अस नो. दैट्स ऑल. आप जो कास्टिंग करते हो वो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए करते हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हो? देखिए, एज प्रिंसिपली एज अ कास्टिंग एजेंसी हम सब प्रोजेक्ट्स के लिए ओपन है, प्रोवाइडेड द एक्टर्स आर कंफर्टेबल विद दैट प्रोजेक्ट. मतलब हमारे पास करीब 10 लोग अगर अप्रोच करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग कर दीजिए, तो बहुत, मतलब विद अ हैवी हार्ट आई एम टेलिंग यू दैट वी एटलीस्ट से नो टू 8 पीपल आउट ऑफ देम. वी ओनली टेक 2, क्योंकि वो नहीं होते कास्टिंग के लायक वो प्रोजेक्ट्स. तो हम कम काम लेते हैं, लेकिन ऐसा काम लेते हैं जिसमें हमारा आर्टिस्ट जो है वो खुश रहे. वो चीज़ है. बहुत लोग अप्रोच करते हैं कि इसकी कास्टिंग कर दीजिए, इसकी कास्टिंग कर दीजिए, ये कास्टिंग का पूरा है हमारा, ये कर दीजिए.
लेकिन वो एक सर्टन सेंस ऑफ लेवल पे जब तक हम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते उस क्लाइंट के साथ, तब तक हम वो प्रोजेक्ट कभी नहीं लेते। तो ये चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हो और अगर आपको वाकई में एक्टिंग के अंदर कोई इंटरेस्ट है, तो आप सर के पास एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके एक्टिंग भी सीख सकते हो। अदरवाइज आपकी अगर मर्जी। आपको एक्टिंग आती है तो आप कास्टिंग एजेंसी में जाके अपने ऑडिशन वगैरह भी दे सकते हो। सारी रिक्वायरमेंट्स जो भी है सर के इंस्टाग्राम पर पोस्टेड है। सर ने खुद वहाँ पे पोस्ट किया, मैंने खुद भी वो रिव्यू किया था। फर्स्ट पोस्ट इज लाइक जहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स है। जी, अच्छा, यू हैव सीन दैट? आई यस, रिमेंबर सो डेफिनेटली, हाँ जी। सर, आई डिड ऑल द रिसर्च जो भी मैंडेट थी। थैंक यू वेरी मच। और आई एम वर्थ बीइंग रिसर्च्ड। अच्छा। there's a lot of friend of mine सर जो कि खुद भी एक्टिंग में है। तो आई जस्ट ask to you guys, अगर आप थोड़े बहुत भी के इंटरेस्टेड हो तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हो। सर का इंस्टाग्राम पेज है शाहजहाँपुर प्रोसिनियम LLP, जी। LLP, राइट। जी। सो इवन मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अपने पॉडकास्ट में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से लिंक भी देख सकते हो सर के कास्टिंग एजेंसी का। सो सर, थैंक यू सो मच, आपने Thank you very इतनी much. सारी बात बताई। इवन ये मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड इतनी बात बताई, शाहरुख खान सर की बात बताई, और एकदम कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस था आज बात करने का। थोड़ा मुझे डिफरेंट जोनर पता लगा क्या क्या होता है, थैंक यू वेरी कैसा मच। थैंक कास्टिंग यू। होती, कैसे आपकी जर्नी अच्छी रही। सो थैंक यू सो मच सर वंस Thank you. अगेन टू कम ऑन द पॉडकास्ट। अरे थैंक यू वेरी और मच, थैंक यू आपने वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस स्पेस, क्योंकि ये आप लोगों का प्यार खुलूस है जो हम लोगों को जिंदा रखे हुए कलाकारों को। तो इट्स एक्चुअली अ वेरी, आईड से, हार्ट टू हार्ट म्यूचुअल कनेक्शन। तो बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू वेरी मच। सर तो जस्ट स्टार्टिंग, अभी मैंने जस्ट अभी स्टार्टिंग किया है। आई होप कि देयर इज अ लॉट ऑफ चांस कि अभी इन फ्यूचर हम वापस भी करें। डेफिनेटली, बिल्कुल करेंगे। Yeah. और आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ स्टार्टिंग है, एक अच्छी शुरुआत आधा सफर होती है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है, तो ऊपर वाला चाहेगा तो आप बहुत आगे जाएंगे। सर जाने से पहले एक अपनी जो पोइट्री है ना, वो एक आपकी जो दिल के पास पोइट्री है, वो एक बार ऑडियंस को सुना दीजिए। आपका जो एक पोइट वाला रूप है, सारे रूप अब तक आ गए, आपके एक्टिंग टीचर के, आप कास्टिंग डायरेक्टर ये के। मैं नकाब हटा दूं और मैं हाँ, ये पोइट बन पोइट, गया। हाँ, 1 मिनट के लिए आप पोइट बनो। और एक एक गजल के चंद अशार हैं, आप सबकी नजर, आकाश भाई। वाकिफ नहीं है तू जिसके जमाल से, वाकिफ नहीं है तू जिसके जमाल से, उतरा है गैब से वो कितने कमाल से, उतरा है गैब से वो कितने कमाल से, बंदी हुई जमीन हो या आदमी असीर, बंदी हुई जमीन हो या आदमी असीर, आजाद हो गए सब उसके जलाल